वहाँ पर इम्तियाज़ जलील आया और वो काम को रुका दिया, उसके बाद आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, मामला क्या है? देखिए, जो वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस का काम शुरू हुआ था, वो काम शुरू होने के बाद सम्माननीय इम्तियाज़ जलील साहब ने जो भी हलफनामा दिया, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि ये काम इलीगल हो रहा है। इस मामले में जो हमने जानकारी दी है अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन के नाते, 13 अगस्त 2024 को तत्कालीन अल्पसंख्यक तथा वक्फ मंत्री माननीय अब्दुल सत्तार साहब के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी कलेक्टर ऑफिस में, जिसमें सिटी इंजीनियर थे, लैंड रिकॉर्ड के ऑफिसर थे, जिला क्रीड़ा अधिकारी थे और शिव नरेश स्पोर्ट्स जो फुटबॉल स्टेडियम के आर्किटेक्ट है, ये लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और उसी बैठक में ये सिर्फ ऑफिस वक्फ बोर्ड का नहीं हो रहा है, बल्कि मौलाना आज़ाद का भी ऑफिस हो रहा है, ये अल्पसंख्यक आयुक्तालय का भी ऑफिस हो रहा है। ये तीनों ऑफिस के बारे में ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उन्होंने डिसीजन लिया और 4 अक्टूबर की इसकी प्रशासकीय मान्यता हुई और 6 दिसंबर को इसका वर्क ऑर्डर PWD ने दिया, जिसमें ये टेंडर अथॉरिटी के नाते वक्फ बोर्ड का कोई रोल नहीं है। इसका पैसा गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट PWD को अपॉइंट किया है टेंडर निकालने के लिए। इसकी जो पूरी जगह है आम खासा मैदान की, वो 29 एकड़ जगह है, जिसमें फुटबॉल स्टेडियम का जो प्लान है जो मेरे सामने अभी रखा हुआ है वो 11 एकड़ में। उस 11 एकड़ को छोड़कर जो जगह है पीछे साइड में जो नॉन यूजेबल थी, उस जगह को इसमें इस्तेमाल किया गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा सर, ये जानना चाहेंगे ये 29 एकड़ जगह जो है ये वक्फ लैंड है या नहीं, ये बताइए। ये वक्फ लैंड है, लेकिन इसके बारे में कुछ कोर्ट में डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड की परमिशन है कि इसको बांधकाम को दी हुई? तो ये सर्वे नंबर 210 वक्फ लैंड जो है जामा मस्जिद की इनामी ज़मीन, इसके पुराने रिकॉर्ड भी है। इसका मैटर 10-12 साल से सिटी क्लब के साथ भी चल रहा है। तो ये स्मार्ट सिटी के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अब ये एक ऑफिस का जो काम हुआ तो आप ये लोग इतना वो कर रहे हैं, लेकिन हर मीटिंग के वक्त आप लोग प्रेस से बात नहीं करते। आज तुम पे पैर पड़ा तो आप लोग बुला रहे प्रेस को, हम वहाँ लटक जा रहे फोन कर करके, कोई जवाब देने को, कोई बात करने को तैयार नहीं, अधिकारी बोलने को तैयार नहीं रहते। और जो आ रहा वहाँ पे अपना दावा करता नहीं, बात सही है आपकी। लेकिन देखो, जहाँ तक मेरा ख्याल है हम हर मीटिंग में प्रेस लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ 2-3 मीटिंग से प्रेस लेने में नहीं आई है। आप जब आए थे बने थे उस वक्त भी आपने वहाँ होटल के अंदर, वो पहली मीटिंग हुई थी, उसके बाद नहीं। इंशाल्लाह हम अभी हर मीटिंग में प्रेस लेंगे, हमारा जो भी काम है हम आप पहली बात तो ये संसद के अंदर भी सब प्रेस को एंट्री रहती, असेंबली में रहती, महापालिका में रहती, अब वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं? क्या डिफेंस का कोई थोड़ी आइए ना, हम तो वेलकम करते हैं। कहाँ देते परमिशन? करते नहीं बाद में प्रेस। शेड्यूल भी ऐसा है, 2-2 घंटे बोलते आप 4 बजे आओ, 4 बजे आए बाद बोलते 6 बजे आओ, 6 बजे आए बाद बोलते रात में 8 बजे आओ। नहीं सर, इसमें पारदर्शिता रहना चाहिए ना। सही बात है आपकी। तो डिफेंस का मामला होने तो के बाद है। अगर प्रेस लेंगे तो हमने मीटिंग में क्या डिसीजन लिए वो आपके जरिए पहुंचा सकते हैं। मीटिंग के पहले प्रेस लेंगे क्या फायदा? ये तो मीटिंग के लास्ट में भी ना उसका हम इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे कि आपको जो वक्त दिया गया है उस वक्त में 10-5 मिनट से आगे पीछे ज़्यादा नहीं होगी। नहीं काई साहब, ये तो कंप्लीट कीजिए ना। अभी जो मुद्दा चल रहा है, क्या इसको नहीं परमिशन अभी वक्फ बोर्ड ने दी थी क्या ऑफिस बनाने के लिए? अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये अल्पसंख्यक मंत्री माननीय अब्दुल सत्तार साहब का डिसीजन है, जो हमसे सुपीरियर अथॉरिटी है। आपका जो कहना है वर्क प्रॉपर्टी पे कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकता है, तो हम उस मामले में जांच करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव इसे का अप्रूवल है नहीं है, लेकिन NOC कोई गई नहीं है। अगर उसमें कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत है तो हम लीगल उसका ओपिनियन लेके जरूर। यानी कल जो काम रोका गया है, क्या आप उस पर कार्रवाई करने वाले वो लोगों पर? कौन से लोग? कल जो लोगों ने काम रोका हुआ है। देखिए, काम का ऐसा है कि ये इत्तेफाक की बात है। 2 दिन पहले हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब, उन्होंने वक्फ बोर्ड का आढ़ावा लिया था। वक्फ बोर्ड के कामकाज के लिए, बरकटीकरण के लिए जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में भी इस ऑफिस के बारे में डिस्कस हुआ था और उन्होंने ये तलब किया था कि ये जो ऑफिस बन रहा है इसकी बिल्डिंग कैसी है, बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, इसका एलिवेशन कैसा बन रहा है, ये 100 साल के विजन से आप बना रहे क्या? अगर इसका काम शुरू नहीं हुआ है तो इसको अभी आज के मीटिंग का रेफरेंस देकर इसको रोको और प्लान का प्रेजेंटेशन दो।
अगर ये बिल्डिंग में और कुछ आपको इजाफा करना है, 15 करोड़ रुपए आपको कम गिर रहे और फंड्स की ज़रूरत है, तो वो भी पैसा मैं आपको जून के बजट में दे दूंगा, ऐसा कमिटमेंट है अगर कम गिरता है। इसलिए हमने वो काम को रोकने के लिए गवर्नमेंट को बोला, क्योंकि हम तो रोक नहीं सकते क्योंकि हमने टेंडर निकाला नहीं है। तो हमने सेक्रेटरी ऑफ माइनॉरिटी से कहा कि आज के बैठक का रेफरेंस देके पीडब्ल्यूडी को लेटर भी, तो पीडब्ल्यूडी को लेटर भी चला गया है हमारा। और उस मामले में 5 मई को दादा मुख्यमंत्री के सामने पीडब्ल्यूडी, वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, इन तीनों की संयुक्त बैठक रखी गई है इस ऑफिस के बारे में। अब उस वक्त जो है तो हमारे जो उन्होंने जो सजेशन रखा है कि फुटबॉल का स्टेडियम, उससे अगर बाधित हो रहा है, उनकी जो गलत है वो हम चेक करेंगे। अगर उस वजह से वो अगर डिस्टर्ब होता है तो हम उसको चर्चा करके गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके उसका दूसरा रास्ता निकालेंगे जी। लेकिन फुटबॉल स्टेडियम, आपके माध्यम से मैं ये वादा करता हूँ कि फुटबॉल स्टेडियम का जो भी प्रपोजल है उसमें 1 इंच का भी फर्क नहीं आएगा जी। आपका कहना है कि 5 तारीख को मीटिंग है, जो भी खामियां वो रहेंगी वो सामने रखेंगे, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों बिल्डिंग बनाने के लिए? बिल्डिंग, हाँ, बिल्डिंग बनाने का वर्क ऑर्डर उनको पीडब्ल्यूडी में दिया। अब उन्होंने देखो, हम डे बाय डे तो किसी पे वाच नहीं रख सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट तो पीडब्ल्यूडी का है। अब हम वो एक इत्तेफाक की बात है कि 2 दिन पहले मीटिंग हुई हमारी कि उसको उस मीटिंग का रेफरेंस दे के रोको करके, और दूसरे दिन ये हंगामा हो गया। तो ये कोइंसिडेंस है, ये रोकने का उसको जो रोका गया है उसी मीटिंग के संदर्भ से पीडब्ल्यूडी को लेटर भी गया है उसको। नहीं, पीडब्ल्यूडी को परमिशन कौन दिया बांधकाम की? वक्फ बोर्ड ने गवर्नमेंट दिया? ऑफ महाराष्ट्र। तो ज़मीन तो आपकी है ना? वही बता रहा हूँ मैं आपको कि जो मंत्री थे वो वक्फ के मंत्री थे, वक्फ बोर्ड की सुपीरियर अथॉरिटी, हम उसको जांच करेंगे। अगर उसमें कोई खामी है और इलीगली एक्टिविटी भी है तो एज पर एक्ट जो भी कार्रवाई कर सकते हैं हम करें। सर, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। एक तो ये स्टेडियम के ताल्लुक से क्या एनओसी रद्द की गई क्या? स्टेडियम के नहीं, मैंने तो अभी कहा कि जो बैठक में हुआ उस बैठक में कल से सोशल मीडिया पे नहीं, तो आप ये बात हमारे जरिए से पहुंचाओ कि स्टेडियम को हम बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे। स्टेडियम का प्लान है, हमने फाइल मंगाई है, आपको भी दिखा सकता हूँ मैं कि ऑफिस कहाँ हो रहा है स्टेडियम, वो स्टेडियम का प्लान निकालो। और दूसरा, तो इसमें जो गलतफहमी हमारे माजी खासदार साहब को पहुंचाई गई है, गलत मालूमात पहुंचाई गई है, हमको एक्सपेक्टेशन इतना ही था कि हमारे साथ उन्होंने बैठकर काम किया तो एटलीस्ट उन्होंने एक कॉल करके पूछ लेना था कि भाई ये मामला क्या चल रहा है। तो हम बिल्कुल देखो तो उसमें सर एक बात ये भी हो सकती थी, जब आप काम शुरू कर रहे थे हाँ। तो आपने ऐसा प्रपोज किया कि इम्तियाज जलील को आप आइए हम काम शुरू कर रहे हैं? नहीं, हमें ही पता नहीं काम शुरू कर रहे, मैंने आपको पहले भी तो बताया। आपको पता नहीं, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये बहुत बड़ी बात है, आपको ही पता नहीं इतना बड़ा काम चल रहा है। क्योंकि 5 तक ये अपनी मीटिंग जो हुई 29 तारीख की मीटिंग में तय हुआ था कि अभी नहीं, इतनी सारी जगह है दूसरी ये और बच्चों को खेलने के लिए गेम मैदान नहीं है ना शहर में? स्टेडियम का प्लान अगर इस वजह से बिगड़ता है तो 100% हम सोचेंगे। नहीं, खेल का मैदान ही नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। हम आपकी बात से 100% सहमत है। तो- हमने ये पूरा स्टेडियम का प्लान बताया आपको, उस प्लान में हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहे, क्योंकि जो प्लान और जो रिकमेंडेशन मंत्री ने भेजे थे उस वक्त जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसमें मैं भी था, मैं मेंबर था। तो वो प्लान हमको अगर वो बंद करना है तो पहले फिर से रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा उसको रद्द करने के लिए। ऐसा तो कुछ किया नहीं है हमने। अगर हमारे स्टेडियम के बारे में अगर हमारी नीयत खराब होती तो हम पहले रेजोल्यूशन लेते कि नहीं अब यहाँ पर स्टेडियम नहीं बनेगा, यहाँ ऑफिस बनेगा। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऑफिस तो कहीं और भी बना सकते हैं ना, बहुत सारी जगह है ना वो आपकी। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो हम सोचेंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह। मैंने उनसे कल फ़ोन पे भी बात की इम्तियाज जलील साहब से कि भाई आपके पास अगर इससे बेटर ऑप्शन है, आप लोकल के लीडर हैं, आप हमारे को कोऑपरेट करो, कहाँ पर बनाना चाहिए, मैं चर्चा करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। तो महाराष्ट्र प्राधिकरण का ऑफिस में शिफ्ट हो रहा था, उसका क्या हो? तो ये आप लोगों ने प्रेस के जरिए से बोला था। देखो हर चीज़ में क्या है, लीगल इशू आता है। वो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को जो बिल्डिंग दी थी वो बिल्डिंग जब तक वो हमको वापस करते नहीं, हैंड ओवर नहीं करते लीगली, तब तक हम उसका पोजीशन नहीं ले सकते। कोई इंक्रोचर भी बैठा था, हमारे को पहले उस पर कार्रवाई करना होती है। अच्छा, दूसरे ये जो मुतवल्ली है उसकी की अहमियत होती है कि नहीं, कि उसकी परमिशन या एनओसी की जरूरत होती है कि नहीं? मुतवल्ली की अहमियत है। तो ये आम खास में तो जो गजेटेड मुतवल्ली है उसका इसको विरोध है, तो उसका क्या है? उसके वो बात बावजूद मेरे सामने आई नहीं अभी तक, जब आएगी तो मैं उसकी तो तफ्तीश कोर्ट में करके मैटर चल रहा है ना। सर और एक इल्ज़ाम है सूद गिरने के मामले में भी हिदायत के साथ वक्त की जगह है, उसकी भी जानकारी लेंगे इंशाल्लाह।
बताइए बनाई है ये सारे एनओसी को चेक करने के लिए सही है, गलत है, फ्रॉड है, और वो कमेटी अपना रिपोर्ट पेश करने वाली है। हम सब लोगों को वो नोटिस भेजकर हर एक की नोटिस को हमारा रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं। मान के चलो अगर 100 एनओसीज का प्रकरण है वो, तो 50 अगर हमारे पास वैलिड निकलती है, बचे हुए 50 लोगों के लिए हम कार्रवाई करें। जी सर, एक प्रश्न आहे गेल्या काही दिवसांपासून वेळ लावून देवाच्या प्रक्रियेचा विषय सुरू आहे. तर ते वर्कच्या अखत्यारीत आहे का? वर्कचा तयार करण्यावर काम आहे त्यामध्ये तुमच्या अंतर्गत येतं का आणि नवीन कायद्यानुसार त्याला काही परिचालन नाही, त्या संदर्भात मला वाटतं माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्याच वेळी सांगितलं होतं की पुरातत्व खात्याकडे आहे ते आणि त्याचं संरक्षण आहे, त्याच्यावर आम्ही काय लक्ष वर्कचा दावा वर्कची जागा नाही, वर्कचा काही संबंध नाही. ते वक्फ इन्स्टिट्यूटमध्येच आहे ना, पण त्याला जे तर पुरातत्व खात्याचं पण वेगळं संरक्षण आहे. वर्कचं पण हे आहे ना, जे जोडून अधिकार आहे तो आहे. हाँ, अगर एनडीआर की बात की जाए तो वो एनडीआर ट्रस्ट के अंडर में आता था, तो ये जो नॉन वक्फ जो बताया गया है, तो इस पर किस किस के सिग्नेचर थे और क्या ये वक्फ की थी ज़मीन या नहीं थी एनडीआर? देखिए, मैंने आपको बताया कि जब ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड से जब महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड बना तो 2003 में उसका नोटिफिकेशन निकला, तो उसमें एनडीआर के साथ और 185 लोग ऐसे टोटल अंदाजा 186 लोगों ने उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया कि हमको वक्फ में नहीं रहना, अदर दैन मराठवाड़ा के जो लोग थे, उसमें मैक्सिमम मुंबई के लोग थे। उन्होंने हाईकोर्ट में वो पिटिशन किया, हाईकोर्ट में 2011 में रिजल्ट आया, नोटिफिकेशन को सेट असाइड कर दिया। जो वक्फ की लिस्ट थी हाईकोर्ट ने उसको भी सेट असाइड कर दिया टेक्निकल पॉइंट पे। उस वक्त हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 2011 में अपील किया और उस जो ऑर्डर थी वक्फ बोर्ड की, कि जो सारा का सारा नोटिफिकेशन ही खत्म कर दिया था हाईकोर्ट ने टेक्निकल इशू की वजह से, जो हमारी 16,000 से 18,000 प्रॉपर्टी पूरी वक्त से निकल गई थी, तो उसके ऊपर हमने उस वक्त स्टे लिया। वो पिटीशन का रिजल्ट 2021 में जब हम मेंबर बने तो वहाँ पर पर्सनली हम लोग वहाँ गए, सब लोग उस पिटीशन का फॉलोअप दिया। 2022 में उसका जजमेंट आया। अब उस जो लिस्ट थी हमारी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि जो भी ये वक्फ बोर्ड ने लिस्ट बनाई है ये वक्फ है। लेकिन जो 186 पिटिशनर थे जो हाईकोर्ट में थे और सुप्रीम कोर्ट में रिस्पॉन्डेंट थे, उनको ये रिलीफ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये लोगों ने वहाँ पे आर्गू करे कि हम वक्फ नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट में कोई भी वाकिफ नहीं है, ना किसी ने इसको वक्फ किया है। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता कि ये 100% वक्फ है तो वो उधर ही डिक्लेयर कर देता था। लेकिन उनको कहीं तो लगा कि इसको हर एक की फाइल को 1 बाय 1 चेक करना चाहिए। उन्होंने एक नॉर्म्स तय कर दिया हमको कि आपको क्या चेक करना है वक्फ बोर्ड में। सेक्शन 40 के पावर थे जो अभी नए बिल में हमारे खत्म हो गए वक्फ डिक्लेयर करने से। उस सेक्शन 40 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई गाइडलाइन के हिसाब से हमने एक एक फाइल को चेक करके सबको सुना और अपना फैसला दिया। हम जल्द ही 2 या 3 दिन में इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हमारा ये रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा था कि ये सब डिसाइड होने के बाद ये गवर्नमेंट को सबमिट करना है कि गवर्नमेंट वो जो 2003 में बना हुआ गैजेट अमेंड करेगी कि ये 186 में से कितने वक्फ हुए और कितने नॉन वक्फ हुए। जो वक्फ हुए वो गैजेट में रहेंगे, जो नॉन वक्फ हुए वो गैजेट से निकल जाएंगे। तो जब हमारा गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा तो वो पब्लिकली कर देगी। पूर्व सीईओ ने कहा था कि ये जो ज़मीन है ये वक्त की है, वही तहसीलदार साहब ने। कौन सी जमीन? एनडीआर की। हाँ, तो उसका 2003 से मैटर चल रहा था ना। उसके बाद मैंने वही तो कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया उसके तहत हमने फैसले दिए। हम नेक्स्ट वीक में गवर्नमेंट को जब हमारा रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा, सारे ऑर्डर सबमिट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो सारे ऑर्डर पब्लिक हो जाएंगे, तो तब आप देख लेंगे। बोर्डने भी आल्यापासून वक्फ बोर्ड मालामाल झालेला आहे. देवेंद्र फडणवीस असून की एकनाथ शिंदे असं तुम्ही त्यांच्या जवळचे आहात, परंतु तुमच्या वक्फ बोर्डामध्ये जे कर्मचारी आहेत डेली काम करतात, इतक्या वर्षापासून काम करतात, त्यांना परमनंट करण्यासाठी तुम्ही काही प्रयत्न करणार आहात का? कारण अब्दुल सत्तार यांनी मंत्री असताना मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशनमध्ये 24 लोकांना परमनंट त्यांनी करून दिलेलं आहे. तसं तुम्ही काही करणार आहात का? कारण उद्या हे लोक तुम्ही काढून टाकणार, हे एजबार होणार, हे कुठं जाणार? असं आहे की पहिले महाराष्ट्र वक्फ बोर्डामध्ये फक्त 27 ते 48 कर्मचारी होते, तर ते कर्मचारी अपुरे आहेत. त्याचाच विषय होता की जे 60% आमचे जे जमिनीवर इन्क्रोचमेंट झाले ते जमिनी पाहायला कोणीच नव्हते. काही जिल्हे आमचे असे होते बीडसारखे, तर तिथं पिऊनकडे जिल्हा वक्फ अधिकारीचा चार्ज चपरासी.
तर त्याच्यामुळे आम्ही शासन दरबारी आमच्या यातना मांडल्या आणि त्यांच्याकडून 170 लोकांची पदभरतीची आम्ही परवानगी आणली. त्याच्यामध्ये 60 लोकांना रिक्रुटमेंट केलं. आता ह्याचा जे पगार आहे हा पगार आम्हाला वक्फ बोर्डाच्या उत्पन्नातून द्यावा. पगार करण्यासाठी शासन आम्हाला पैसे देत नाही. आता जे काय ऑफिसेस झाले त्या ऑफिसेसचं भाडं आम्हाला शासन देतं, त्याच्यामध्ये जे काय फर्निचर असेल त्याचा आम्हाला पैसा शासन देतं. मुंबईला जे आमचं अद्यावत ऑफिस झालेलं आहे त्याचे सुद्धा पैसे शासन, पण पगार करण्यासाठी शासन पैसा देत नाही. तर म्हणून आम्ही काय केले की 60 लोकांची आता पदभरती केलेली. त्याच्यामुळे आमच्या जिल्ह्यामध्ये जे काही ऑफिसेस झाले, कर्मचारी झाले, त्याच्यामुळे आमचं उत्पन्न दुप्पट झालं. आम्ही अपेक्षा अशी करतोय आता की पुढच्या वर्षामध्ये तर आमचं 25 कोटी होईल. तर आम्ही पुढच्या 4 ते 6 महिन्यामध्ये जे आमचे 19 पद मंजूर आहे, जे भरायचे आहे ते आम्ही नक्कीच भरणार. आणि त्याच्यामध्ये जे एक्झिस्टिंग जे अनुभवी लोक आहेत, ज्यांनी 5-5, 7-7, 8-8 वर्ष वक्फ बोर्डामध्ये डेली वेजेसवर काम केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही विशेष तरतूद देऊ, त्यांना त्याच्यामध्ये कन्सेशन देऊ.